Good morning, dear students of class 7th. I am going to teach you about democracy. In the previous video, you have seen how the democracy established slowly and slowly. Now I will discuss about the Europe in Middle Age. What was the condition of Europe in the Middle Age? Middle Age, यहाँ पर क्या था? फंडालिज्म था यहाँ पर, मतलब सामंतवाद. इन दिस सिस्टम क्या होता है? द किंग डिवाइडेड द लैंड एमंग द बैरन्स. बैरन्स माने नवाब या तालुकेदारों में ज़मीन को डिवाइड कर देता है और ये तालुकेदार जो है ज़मीन की देख रेख करते हैं. दे टेक केयर ऑफ लैंड, तालुकेदार या नवाब, और किसान जो है इस पर खेती करते हैं. इंग्लैंड में ये सामंतवाद का स्ट्रक्चर उस समय जोर पकड़ा जब वहाँ के राजा किंग जॉन्स को इन तालुकेदारों ने, नवाबों ने मजबूर कर दिया एक डॉक्यूमेंट पर साइन करने के लिए, जिसको हम कहते हैं मग्न कार्ता, महाधिकार पत्र. और ये महाधिकार पत्र में क्या लिखा हुआ था कि रूल एंड रेगुलेशन, जिसको राजा भी माने और प्रजा पर भी वो लागू हो. ये 1215 में हुआ था. इसमें क्या था? रूल क्या था कि ए मैन कुड नॉट बी अरेस्टेड, आदमी का अरेस्ट नहीं होगा, जेल नहीं होगी, और जजमेंट जो है सबके लिए इक्वल होगा. जो नियम है सबके लिए इक्वल होगा. इस तरह से मग्नकर्ता, जो महा अधिकार पत्र था, मग्नकर्ता ने इंग्लैंड में सभी के पावर बराबर कर दिए, चाहे राजा हो चाहे रंक हो. और ये बैरन तालुकेदार जो है ये राजा के पावर को भी समय समय पर चेक करते रहते हैं. इस तरह से इंग्लैंड में एक पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ. राजा सिस्टम खत्म हो गया. इसके बाद एंड ऑफ फेडरलिज्म. फेडरलिज्म मतलब सामंतवाद. ये 14th सेंचुरी में ये फेडरलिज्म जो है केम टू एन एंड इन द यूरोप. इसके बाद नेशन स्टेट, नेशनलिज्म और डेमोक्रेटिक वैल्यूज की स्टार्टिंग हुई, कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज की वैल्यू स्थापित हो. तो इसमें ये रिनेसेंस मतलब रीबर्थ. ये जो इस्टेब्लिशमेंट था वो 1400 सेंचुरी तक चला. अब 1400 सेंचुरी में जब ये यूरोप में सरकार ने एजुकेशन, साइंस, कल्चर पर विशेष ध्यान दिया, पॉलिटिकल अवेयरनेस भी बढ़ी वहाँ पर. इससे क्या हुआ कि वहाँ इलेक्शन होने लगे टू अपॉइंट लीडर फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए लीडर की नियुक्ति होती थी, परमानेंट नहीं. परमानेंट होने पर क्या होगा, वो निरंकुश हो जाएगा.
ही विल स्टार्ट हिज डिक्टेटरशिप, इसलिए लिमिटेड पीरियड के लिए उसकी नियुक्ति होती थी। और 1628 में ए पटिशन ऑफ राइट चेक द पावर ऑफ किंग फर्दर, राजा का पावर जो है ये चेक करने का पावर पब्लिक के पास होना चाहिए। इसका मतलब कि राजा को कोई भी टैक्स लगाने के पहले पार्लियामेंट की परमिशन जरूरी है, ये नहीं कि राजा अपने मन से सारा टैक्स लगा दे। फिर आया ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। ये ग्लोरियस रिवॉल्यूशन क्या है? इसमें इंग्लैंड में इन्होंने क्या किया कि वहाँ के इंग्लिश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को पावर देने के लिए ये पार्लियामेंट के लोग जो थे, किंग जेम्स सेकंड जो इंग्लैंड के राजा थे, इनको हटा दिया, पार्लियामेंटेरियंस ने हटा दिया और एक बिल वहाँ से साइन किया गया 1989 में। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी। राजा को हटा करके एक बिल पर साइन हुआ एंड इट पुट एन एंड ऑफ एब्सोल्यूट पावर ऑफ द किंग, जो एब्सोल्यूट पावर होता है राजा का उसको समाप्त किया। और इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आज़ादी, एक्सप्रेशन की आज़ादी, ये सब उसमें दिया गया। और गवर्नमेंट के लिए बॉडी रिप्रेजेंटेटिव का होना अनिवार्य है। अब इसके बाद अमेरिका में क्या हुआ? पहले इंग्लैंड यूरोपियंस, खास तौर से अंग्रेज, ये पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लिए थे। तो अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका वाले जो है, जैसे अपने यहाँ आज़ादी के लिए लड़ाई हुई थी, वैसे नॉर्थ अमेरिका वाले जो है 1775 से लेकर के 1783 तक ये लड़ते रहे अंग्रेज़ों से और कि हमको इंडिपेंडेंट किया जाए। तो इस तरह से इतने दिनों की लड़ाई के बाद ये इंडिपेंडेंस मिला नॉर्थ अमेरिका को, एंड इट वाज द लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी। अमेरिका बिकेम फेडरल गवर्नमेंट। अमेरिका जो है एक फेडरल गवर्नमेंट हुई। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब होता है ऐसा देश या कंट्री दुनिया में पहली बार हुई जिसका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था 1789 में। फर्स्ट कंट्री थी ये। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब वो नियम जिसके द्वारा देश चलता है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया के किसी कंट्री में अगर नियम बना तो अमेरिका में बना, जब अमेरिका आज़ाद हुआ। इन्होंने इसमें नियम था कि इलेक्टेड गवर्नमेंट का इलेक्शन हो और सिटीजन की गारंटी हो, उसमें उनके राइट के गारंटी हो, उनका क्या अधिकार है। तो इस तरह से अमेरिका वाज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म इन द वर्ल्ड। अब इसके बाद अन्य देशों में भी धीरे धीरे रिवॉल्यूशन होता रहा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच में भी, फ्रांस में ये रिवॉल्यूशन हुआ 1789 से 1799 के बीच में। यहाँ भी मोनार्कियल सिस्टम था, राजा वाला सिस्टम, राजसी टाइप का राज था यहाँ पर। और यहाँ भी ये रिवॉल्यूशन हुआ और यहाँ भी गवर्नमेंट सिस्टम जो है डेमोक्रेटिक हुआ। फ्रांस के लोगों को क्यों हुआ ये रिवॉल्यूशन? फ्रांस की सरकार ने लोगों को 3 भाग में बांटा था। एक था फर्स्ट स्टेट, दूसरा था सेकंड स्टेट, तीसरा था थर्ड स्टेट।
3 कैटेगरी बनाई थी पूरे पब्लिक को। तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट से कोई मतलब नहीं था, न प्रोडक्शन से न टैक्स देने से। ये जो थर्ड कैटेगरी थी, ये थर्ड कैटेगरी ही टैक्स देती थी, काम करती थी, प्रोडक्शन करती थी। थर्ड कैटेगरी। तो क्या हुआ, इनके अंदर रोष पैदा हुआ और फिर इन्होंने क्या किया कि इस गवर्नमेंट के खिलाफ, फ्रेंच गवर्नमेंट के खिलाफ जो है इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। इससे क्या हुआ, यही कारण था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। इसके बाद क्या हुआ, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, आज़ादी, बराबरी और भाईचारा, ये मोटो हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। जो भी गवर्नमेंट बने उसमें ये तीनों क्वालिटी हों और राइट हो वोट देने का। तो इस तरह से राजा सिस्टम खत्म होकर के वहाँ पर गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ। इसी को हम कहते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब इसमें नेक्स्ट है डेमोक्रेसी इन 19th एंड 20th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के एंड में दुनिया के बहुत से देशों में लोगों के द्वारा रिवोल्ट हुआ और इस रिवोल्ट में पावर ऑफ किंग वेयर लिमिटेड एंड लेजिस्लेटिव बॉडीज एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस फॉर्म वेयर एडॉप्टेड। राजाओं के अधिकार को कम किया गया और जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको एडॉप्ट किया गया। वुमेन के वोटिंग राइट के बारे में यूएस में, ब्रिटेन में वुमेन्स डिमांडेड देयर राइट और वर्ल्ड वाइड ये डेमोक्रेसी का सपोर्ट शुरू हुआ। इंडिपेंडेंस ऑफ कॉलोनीज एंड डेमोक्रेसी, ये पहले इंग्लैंड के जो देश थे जहाँ उनके राज थे, जहाँ कब्जा किया था, उसको क्या बोलते थे, कॉलोनी। इंडिया भी उसी कॉलोनी का एक हिस्सा था कि अंग्रेज़ों की एक कॉलोनी है। इंडिपेंडेंस ऑफ कॉलोनीज, जब देश आज़ाद हुए, इंडिपेंडेंट हुए और डेमोक्रेटिक हुए, इसमें हमारे यहाँ पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, ये दोनों तरह के शासन देख चुकी है। डिक्टेटरशिप भी देख चुकी है, मिलिट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी देख चुकी है और डेमोक्रेसी भी देख चुकी है। तीनों, डिक्टेटरशिप, मिलिट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी। तो जितने भी दुनिया के देश हैं वो सभी चाहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक हों, फेयर इलेक्शन हो। इन 1947 इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। ब्रिटिश रूल से इनको आज़ादी मिली और यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कायम हुई। संविधान बना 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और इंडिया बिकेम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो इस तरह से डेमोक्रेसी दुनिया के बहुत से देशों में लागू होती चली गई। इसके बाद यूनाइटेड नेशंस का गठन हुआ। यूनाइटेड नेशंस, दुनिया के कुछ चुनिंदा राष्ट्रों ने मिल करके यूनाइटेड नेशंस नाम का एक संघ बनाया। ये 10 दिसंबर 1948 को, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था उस समय ये बना था यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस ये इंश्योर करता है कि दुनिया के जितने भी देश हैं सब में ह्यूमन राइट
होना चाहिए और डेमोक्रेसी के तौर पर लागू होना चाहिए। कोई देश दूसरे देश को परेशान न करे। इसमें यहाँ पर थोड़ा सा आप देखिए, इन नटशेल सब सारी चीज़ें दी गई हैं, कब कब क्या हुआ, अमेरिकन रेवोल्यूशन कब हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ, और ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। इस तरह से ये आपका लेसन 3 समाप्त हुआ। नटशेल में आप समझ लीजिए कि डेमोक्रेसी की शुरुआत कहाँ से हुई? एथेंस से हुई सबसे पहले 500 BC पहले। फिर डेमोक्रेसी में राजा सिस्टम, डिक्टेटरशिप, ये सब चलते गए, डेमोक्रेसी में सुधार होता गया और दुनिया के काफ़ी देशों में डेमोक्रेसी लागू हुई। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन भी आपने पढ़ा। डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। जनता की सरकार, जनता के लिए, जनता के द्वारा। यहाँ कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं। एक्सरसाइज ए हमने यहाँ ये मार्क कर दिया है, इसको आप इसमें बुक में भर लीजिएगा। यहाँ पर आप देखिए एक्सरसाइजेज दी गई हैं, इसको हमने बुक में मार्क कर दिया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। बी एक्सरसाइज ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, इसको भी कर दिया है। मैच द कॉलम, डायरेक्ट डेमोक्रेसी ई से संबंधित है। ई एथेंस में डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, जनता खुद अपना मुखिया चुनती थी। गिव शॉर्ट आंसर टाइप, 20 से 30 वर्ड का आंसर देना है इन क्वेश्चंस का। और इसके बाद एफ है गिव लॉन्ग आंसर्स 50 से 60 वर्ड का। ये 4 क्वेश्चन इसमें हैं। तो इसका और इसका हम PDF बना के भेज दे रहे हैं, इसको आंसर को नोट कर लीजिएगा। और ए से डी तक इसको आप बुक में भर लीजिएगा। तो इस तरह से आपका लगभग ये एक्सरसाइज में एफ तक हो जा रहा है। आगे हम अगले वीडियो में बताएंगे। और इसको जो है, जो भी वीडियो आता है उसका आप एक क्लास नोट जरूर बना लिया करिए। जो टर्म्स हैं उसको एक बार पढ़ लिया करिए, जो टर्म्स न समझ में आए उसको नोट कर लिए कॉपी पर। थैंक यू।